दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के जिला हमीरपुर से। गांव है रमना और थाना है मोदार। 13 नवंबर 2025 तकरीबन सुबह 8:30 बजे रमना गांव के खेतों के पास कुछ लोग किसान वहां से जा रहे थे और वो देखते हैं कि जो कच्चा रास्ता है उसके ऊपर काफी सारा खून पड़ा हुआ है। और उसको देखकर उनको थोड़ा अजीब लगता है। उनको लगता है हो सकता है कोई जानवर यहाँ से ऐसा गुजरा हो जो घायल है। और उसके बाद वो आसपास देखते हैं तो उनको कोई जानवर नहीं दिखता और घास से ऐसे पता चल रहा था जैसे किसी को घसीट कर यहाँ से झाड़ियों के अंदर ले जाया गया है। अब खैर वो लोग झाड़ियों के अंदर जाते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं तो उनकी चीख निकल जाती है। उसके बाद वो वहां से उल्टे पांव गांव जाते हैं और वहां से कुछ लोगों को लेकर आते हैं। आनन फानन में पुलिस को सूचना दी जाती है। जो थाना प्रभारी थे उमेश कुमार और सर्किल ऑफिसर सीओ राजकुमार पांडे, एसपी दीक्षा शर्मा, ये सब वहां पर पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि एक महिला की लाश है जिसके ऊपर एक भी कपड़ा नहीं है। जिसे सीधा पता चल रहा था जिसने भी उसकी हत्या की है वो नहीं चाहता था कि उसकी पहचान हो। उसके सिर पर कई ऐसे भारी चीज से वार है और कई रॉड उसके जिस्म पर मारी गई हैं। मतलब वो ये जानना चाह रहा था कि किसी भी तरीके से बचनी नहीं चाहिए। अब लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है। अब पुलिस के लिए ये दो चुनौती थी। सबसे पहले ये है कौन, दूसरा फिर इसकी हत्या की किसने, क्योंकि सीधा सा मर्डर का केस लग रहा था। अब पुलिस वहां के लोगों से पता करती है क्या ये महिला इसी गांव की है, तो पता चलता है ये इस गांव की नहीं है। अब क्योंकि उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था और ना ही कोई ऐसा उसके ऊपर जेवर था जो उसके हाथ में और जो गले के अंदर जो भी चीज था, मंगलसूत्र वगैरह, ऐसा कुछ भी उसके बॉडी पर पुलिस को नहीं मिला। उसके बाद पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे उस रास्ते की तरफ जाने के लिए उनको सर्च करना शुरू करती है, उनको खंगालना शुरू करती है। और यहाँ पर पुलिस को किसान ये बात बताते हैं कि रात के 12 बजे तक ये बॉडी यहाँ पर नहीं थी। जो भी हुआ है 12 बजे के बाद ही हुआ है। अब खैर पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। अब पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज देखती है, खैर पुलिस को सफलता मिलती है और एक कैमरे के अंदर एक संदिग्ध कार जो मारुति की है उधर की तरफ जाती हुई नजर आ रही है जिधर की तरफ से ये लाश बरामद हुई थी। खैर अब उसका नंबर निकाला जाता है और उसके बाद पुलिस उस कार के मालिक तक पहुंचती है। तो उस कार का मालिक था देवेंद्र कुमार और जो गाड़ी का नंबर था UP 16 AA 9499। और पुलिस उससे पता करती है कि उस वक्त तुम्हारी कार वहां पर क्या कर रही थी जहां पर हमें एक महिला की लाश मिली। ये सुनकर देवेंद्र कुमार घबरा जाता है और वो उसको याद आता है और वो उनको बताता है कि ये कार मेरे पास नहीं थी और एक मेरे दोस्त हैं और वो दरोगा हैं। उनको किसी शादी में जाना था, उन्होंने मेरी कार मांगी और मैंने उनको अपनी कार दे दी और मेरी कार जो दरोगा साहब हैं लेकर गए थे और उसके बाद उन्होंने मेरी कार लाकर यहाँ पर खड़ी कर दी। अब खैर पुलिस कार को अपने कब्जे में लेती है क्योंकि पुलिस को लग रहा था कि हो सकता है यहाँ इसमें भी कोई ऐसी चीज़ मिले या खून के ट्रेसेस वगैरह। तो उनको फॉरेंसिक वालों को सौंपती है और उसके बाद दरोगा का नंबर देवेंद्र से लेती है। अब क्योंकि पुलिस के ही डिपार्टमेंट का आदमी था, पुलिस उसकी सारी जांच उसको बिना बताए करनी शुरू कर देती है और जो उनका मोबाइल फ़ोन था उसका CDR निकाला जाता है। तो पता चलता है एक महिला के साथ उनकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं जिसका नाम है किरण सिंह, उम्र है 30 साल। उसके बाद उसका CDR चेक किया जाता है तो पता चलता है कि उस वक्त उसका मोबाइल वहीं पर था जहां पर वो लाश बरामद की गई थी। अब पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। अब यहाँ पर पुलिस को लगता है कि अब सबूत काफ़ी हैं, अब दरोगा साहब से पूछताछ कर ही लेनी चाहिए। अब खैर पुलिस उनके गांव जाती है तो पता चलता है जो उनकी आलीशान कोठी है उसमें ताला लगा हुआ है। और यहाँ पर पुलिस को गांव वालों के माध्यम से पता चलता है कि वो अब गांव में नहीं रहते, अपने पूरे परिवार के साथ अब वो शहर के अंदर रह रहे हैं। अब खैर पुलिस वहां पर जाती है और थाने में पता करती है तो पता चलता है कि वो अभी ऑफ ड्यूटी हैं और कहीं पर वो गए हुए हैं। अब खैर पुलिस उनकी पूरी जांच पड़ताल करती है और दरोगा साहब को हिरासत में ले लिया जाता है। अब चूंकि दरोगा तो दरोगा ही है और वो पहले इधर उधर की बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस उनको बताती है कि वो कार भी बरामद कर ली गई है जिसके ऊपर से तुम्हारे सारे फिंगरप्रिंट वगैरह मिल ही जाएंगे। दूसरा फिर ये भी है कि CDR के अंदर तुम्हारा मोबाइल फ़ोन वहीं पर था
और जो कैमरे में है उसमें तुम्हारी साफ साफ वीडियो दिखाई दे रही है, और फ़ोन डिटेल के अंदर तुम उसके पूरे संपर्क में थे, वो भी पूरा एक सबूत हमारे पास है। अब यहाँ पर दरोगा साहब को पता चल चुका था कि अब बचने का ऐसा कोई रास्ता है नहीं। उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आती है, उसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। पूछताछ के दौरान अंकित यादव पुलिस को बताते हैं कि उनकी ड्यूटी थाना मकराई कवराई के अंदर थी, और एक दिन ये महिला जिसका नाम किरण सिंह था, पुलिस स्टेशन आती है और आकर बताती है कि उसकी शादी सीआरपीएफ के कांस्टेबल विनोद कुमार के साथ हुई थी, और अब उसके साथ वो मारपीट करते हैं और दहेज लाने के लिए कहते हैं। दहेज के अंदर वो ब्रेजा कार और कुछ कैश की डिमांड कर रहे हैं, और वो अपनी ससुराल में पति सहित 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराती है, और वो इस बात की रिक्वेस्ट करती है किसी भी तरीके से जल्दी ये लोग जेल के अंदर होने चाहिए। अब क्योंकि ये केस ही अंकित कुमार यादव के हाथ में था, और वो इस पे पूरी ताकत अपनी लगानी शुरू कर देते हैं, और उसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है, और कई बार अंकित यादव उसके घर पहुंचते हैं, कभी किसी गवाही लेने के नाम से, कभी कुछ सबूत पूछने के लिए, कभी कुछ नया बयान लेने के लिए, और उनके आना जाना शुरू हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता कि कोर्ट के अंदर भी जब वो तारीख लगती थी, तो वहाँ पर भी दरोगा साहब पहुँच जाते थे, और जो जज का पेशकार होता है उससे मिलना, और जो वकील हैं उनसे मिलना, और उन पर दबाव बनाना, और उनको ये बताना कि ये केस बहुत कितना ज़रूरी है, और जल्दी से जल्दी जो इसके अपराधी हैं जेल के अंदर होने चाहिए। आखिर दोनों के अंदर करीबी बढ़ जाती हैं, दोनों इधर-उधर मिलने लगते हैं। वक़्त धीरे-धीरे गुज़रता रहता है, और सब कुछ जो दरोगा थे अंकित कुमार, इनके हिसाब से ही चल रहा था। लेकिन यहाँ पर परेशानी एक दिन जब खड़ी होती है, जब किरण सिंह उनको शादी के लिए कहती है, और वो कहती है कि देखो हमें काफ़ी दिन एक-दूसरे को जानने के लिए हो गया है, और जो मुकदमा है वो भी ठीक-ठाक चल ही रहा है, और कुछ ही दिनों में इसका फैसला भी आ जाएगा। अब तुम मुझसे शादी कर लो। अब शादी का नाम सुनते ही जो दरोगा अंकित यादव थे, उनके तोते उड़ जाते हैं। उनको ये लग रहा था कि बस साथ में घूमते फिरेंगे और खाएँगे-पिएँगे, और इससे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्योंकि यहाँ अंकित यादव की भी शादी नहीं हुई थी, तो उनको लग रहा था कि जो मैं शादी करूँगा, अपने परिवार वालों के कहने से करूँगा, और वहाँ से जो भी अच्छा खासा कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो किरण सिंह थी, उसने पहले ही 6 मुकदमे कर रखे थे, तो यहाँ पर दरोगा को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो कहीं तुझे भी इसी तरीके से ना फँसा दे। तो वो उससे किनारा करना शुरू कर देते हैं। अब वो उसका फ़ोन नहीं उठाते, और जब भी उसका फ़ोन आता काट देते, उसको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते, और यहाँ पर किरण सिंह अब परेशान होने लगती है। उसको लगता है कि जो दरोगा रात-दिन उसके साथ था, और सारा केस उसने अच्छा बनाया, चार्जशीट अच्छी दाखिल की, और उसके बाद वकीलों पर अच्छा खासा दबाव बना के रखा, और कोर्ट के अंदर जो भी वो कर सकते थे उन्होंने पूरी ताकत से किया। लेकिन शादी के नाम सुनते ही अंकित यादव का दिमाग एकदम बदल गया, और वो अब अलग ही तरीके से सोचने लगे। और इधर किरण को लगता है कि शादी के नाम से वो मुझसे बच रहे हैं। अब जब किरण को लगता है कि दरोगा जी ने नंबर ब्लॉक कर दिया है, और किसी भी तरीके से वो संपर्क नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद वो किसी दूसरे फ़ोन से 11 नवंबर 2025 को अंकित यादव को फ़ोन करती है, और वो कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम हमारा फ़ायदा उठाकर और हमसे जब मर्ज़ी पीछा छुटा लोगे। तुमने मेरे साथ जो भी किया है, उन सब का मेरे पास सबूत है, और तुम मेरे साथ कब-कब, कहाँ-कहाँ थे, ये सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, और इंस्टाग्राम पर मेरे बहुत सारे फ़ॉलोवर हैं, और अगर मैं वो वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी, तो वो मेरी वीडियो फ़ौरन वायरल हो जाएगी, क्योंकि हम इंस्टाग्राम के पहले से ही एक्सपर्ट हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम की वजह से ही उसका जो विनोद कुमार थे सीआरपीएफ के कांस्टेबल, उनसे इसका मुकदमा शुरू हुआ था, और ये सारा वाद-विवाद इंस्टाग्राम की वजह से ही शुरू हो रहा था। क्योंकि जो इसका कहना था, जो परिवार वाले जो पति पक्ष था, उसका कहना ये था कि सब चीज़ें इंस्टाग्राम की वजह से हुई हैं, और दूसरी तरफ किरण सिंह का ये मानना था कि इंस्टाग्राम की ऐसी कोई बात ही नहीं है, ये लोग मुझसे दहेज माँग रहे थे, और ये सारी जो फसाद की जड़ है दहेज की वजह से हुआ है। अब खैर ये तो जाँच का एक विषय है, लेकिन यहाँ पर 11 नवंबर 2025 को किरण सिंह सीधी-सीधी जो दरोगा साहब थे, अंकित कुमार यादव, उनको धमकी दे देती है कि अगर तुमने अब मेरे साथ शादी नहीं की, तो जितनी मेरे पास वीडियो हैं, सबूत हैं, वो सब मैं इंस्टाग्राम पर जो भी उसके सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म थे अलग-अलग, उन सब पर डाल दूँगी, और जो तुम्हारी सरकारी नौकरी है, वो भी खतरे में आ जाएगी।
और जो रेप का मुकदमा लगेगा वो अलग। अब यहाँ पर जो दरोगा साहब का दिमाग एक तरीके से भन्ना जाता है और उनको लगता है ये क्या हो रहा है, और वो इसका इलाज और इसका तरीका, इसका उपाय सोचना शुरू कर देते हैं और वो उसको बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं, लेकिन किरण सिंह किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थी और उसके बाद फिर वो वही फाइनल करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब क्योंकि खुद दरोगा थे, उसके बाद इनको ये भी पता था कि किस तरीके से पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और कौन से थाने में केस जाना चाहिए और किस तरीके से मैं पुलिस से बचा रहूँगा। उसके लिए सबसे पहले वो अपने एक दोस्त की गाड़ी माँगते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे किसी शादी में जाना है, और उसके बाद वो फिर किरण सिंह से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि चलो कहीं घूमने चल रहे हैं, और वो उसको लेकर इधर-उधर घूमते रहते हैं और फिर एक जंगल की तरफ जाते हैं जो किसानों के खेत थे, और उधर जाकर अब चूँकि उन्होंने काफ़ी उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पानी पिला दिया था और वो यही चाह रहे थे कि इतना पानी पीने के बाद इसको बाथरूम लगेगा और बाथरूम कराने के बहाने मैं इसको खेतों में ले जाऊँगा। अब होता भी यही है क्योंकि सुबह से ही दोनों साथ थे और पूरा दिन घूमते रहते हैं, और जैसे ही रात के 12-1 बजते हैं, उसको बाथरूम आना शुरू हो जाता है और वो उसको जंगल में ले जाते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं है और तुम आराम से यहाँ पर फ्रेश हो जाओ। और उसके बाद जो कार के अंदर एक लोहे की रॉड वो पहले से ही रख के लेकर आए थे, और जैसे ही ये किरण गाड़ी के अंदर से निकलती है, तो उसके पीछे की तरफ से वो भारी लोहे की जो रॉड थी, उसके सर पर वो वार कर देते हैं और तब तक वार करते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, और उसके बाद भी वो उस लोहे की भारी रॉड से उसके ऊपर वार करते ही रहते हैं। और जब उनको ये लगता है कि अब वो ख़त्म हो चुकी है, तो जो भी उसने पहना हुआ था, जो जेवर हैं या कुंडल हैं या लौंग है, पायल वगैरह, ये सारी चीज़ें वो उतार लेते हैं। इसको उतारने का मकसद यही था कि किसी भी तरीके से इसकी पहचान नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो उसके सारे कपड़े थे कि कहीं ऐसा ना हो किसी लेबल या टैग वगैरह से या किसी प्रिंट से, क्योंकि जब पुलिस इस चीज़ की जाँच करती है, पंचनामा भरती है, तो उसके अंदर लिखा जाता है कि कैसे कलर की कमीज़ थी, कैसे कलर की सलवार थी या कैसे कलर के, वो उस चीज़ से जो पहचान जल्दी हो जाती है। तो यही सोचकर दरोगा साहब ने अपना दिमाग लगाया कि उसकी पहचान नहीं होगी और पुलिस इधर-उधर भटकती रहेगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और जो कार का नंबर था और जो उनके मोबाइल का सीडीआर था और उसके बाद जो उनके फ़ोन की डिटेल थी, क्योंकि उनका कोई हत्या का ऐसा प्लान पहले से था नहीं, जो मोबाइल यूज़ नहीं करते। काफ़ी दिन से वो एक-दूसरे से मोबाइल के साथ थे और इनकमिंग आउटगोइंग क सबसे ज़्यादा ही थी। तो बचने का मोटा-माटी इतना कोई चांस था नहीं, और पुलिस बड़ी आसानी के साथ उनको गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ पर जो इसका अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड था, जो अंकित कुमार दरोगा थे, क्योंकि उनके पिताजी भी बनारस में दरोगा थे, जिनका नाम था राजकुमार यादव। एक दरोगा का बेटा दरोगा और एक हत्या करता है, और वो भी इतनी बेवकूफ़ीपने से कि कोई भी उसको, मतलब एक जो नया पुलिस ऑफ़िसर भी भर्ती होगा, वो भी कुछ ही घंटों में उसको पकड़ सकता था। सारे सबूत ऐसे थे। सिर्फ़ कपड़े उतार लेने से ऐसा नहीं है कि वो पहचान नहीं होती, और फिर एक तरीके से उसके इंस्टाग्राम पर फ़ॉलोवर भी काफ़ी थे। तो कुछ गाँव के लोग उसका चेहरा देखकर वैसे भी पहचान लेते हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना, और इस घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 8 बजे किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख़्याल रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।